नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी के विविध रूप। हिंदी आप सभी जानते हैं, मानक हिंदी का स्वरूप खड़ी बोली से होता है। खड़ी बोली हिंदी के ही 4 रूप है, वो है उर्दू, रेख्ता, दक्कनी हिंदी, हिंदुस्तानी। पहला हम उर्दू के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू शब्द का प्रयोग उस बोली के लिए हो रहा है जिसमें अरबी फ़ारसी शब्दों की अधिकता है तथा फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की जो बेस है वो खड़ी बोली ही है। खड़ी बोली पर ही उर्दू और हिंदी सभी भाषाएं खड़ी है। और इसमें जो विशेषता यही है कि इसमें अरबी फ़ारसी शब्दों की अधिकता है और फ़ारसी लिपि में ये लिखी जाती है। उर्दू और हिंदी दोनों का जन्म खड़ी बोली से हुआ है तथा इन दोनों में संज्ञा शब्दों का ही प्रमुख अंतर है। संज्ञा शब्द उर्दू का जो है वो अरबी फ़ारसी से ज़्यादा आए हैं और हिंदी का जो संस्कृत से ज़्यादा आए हैं। विद्वानों का मत है कि हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं, दोनों भाषाएं परस्पर बहनें हैं। बहनें जैसे ही है, बस संज्ञा शब्दों का ही इसमें अंतर होता है। प्रारंभ में हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस बोली के को अपनाए हुए थे। कहा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं की भाषा है। प्रारंभ में हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस बोली को अपनाए हुए थे, किंतु कालांतर में अंग्रेज़ों ने उर्दू को मुसलमानों की बोली तथा हिंदू को हिंदुओं की बोली कहकर उसके प्रति भाषागत वैमनस्य का बीज बो दिया। अंग्रेज़ों का लक्ष्य था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। इस मत के चलते उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं के बीच में फूट डाल दिया, ये कहकर कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी हिंदुओं की भाषा है। इससे पहले उर्दू हिंदुओं द्वारा भी बोली जाती थी। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक बानो बहार मानी जाती है, जिसकी रचना 18वीं शताब्दी में हुई है। उर्दू के प्रसिद्ध लेखक एवं शायर है ज़फ़र दाग गालिब, साहिर लुधियानवी, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, फिराक गोरखपुरी। और हमारे प्रेमचंद भी पहले उर्दू में लिखा करते थे, वो सभी आप सभी लोग जानते होंगे। पहले अगला है हिंदी। हिंदी के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, हम हिंदी के ही लोग हैं। हिंदी शब्द उस भाषा के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता है। मतलब संस्कृत निष्ठ जो खड़ी बोली है उसको हिंदी कहते हैं। उर्दू में फ़ारसी अरबी शब्दों की अधिकता है, तो हिंदी में संस्कृत शब्दों की अधिकता है। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, यही है देवनागरी लिपि। इसका आधार खड़ी बोली है। अगला है दक्खनी, इसे हिंदवी भी कहते हैं। जब मोहम्मद तुगलक ने सन 1327 में दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की, तो बहुत सारी हिंदी भाषी जनता भी उसके साथ दक्षिण में गई। यानी मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी का जो है वो हैदराबाद जैसे दौलताबाद में बदल दिया था। उस वक्त बहुत सारे हिंदी भाषी लोग दक्षिण देश में चले गए। दक्षिण में आप सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषी नहीं है, दक्षिण में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा बोली जाती हैं वहाँ पे। वो अलग ही भाषा है हिंदी से। जब वो लोग दक्षिण में आए, हिंदी भाषी लोग जो दक्षिण में आए, तो उनकी भाषा और हिंदी भाषा में जो मिश्रण होता है वो हो गया और ऐसी भाषा जो बनी है उसे दक्खनी कहते हैं।
निज़ाम के हैदराबाद में उत्तर भारत से आने वाले सैनिक, कर्मचारी, धर्म प्रचारक एवं व्यवसायी भी हिंदी भाषी थे। इसका संपर्क दक्षिण भारत की भाषाओं से हुआ और उनके एक नई भाषा बनी जो दक्कनी हिंदी कहलाई। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो लोग निज़ाम हैदराबाद से शासन क्षेत्र में गए और वहीं बस गए, उनकी बोली को दक्कनी हिंदी कहा गया। वर्तमान में हैदराबादी हिंदी को दक्कनी हिंदी कहा जा सकता है। हैदराबाद में जो हिंदी बोली जाती है उसे दक्कनी हिंदी कहा जा सकता है। अगला है हिंदुस्तानी। हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए कुछ राजनीतिज्ञों ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदुस्तानी की वकालत की थी। मतलब हिंदुस्तानी को भारत की भाषा बनाए जाने के लिए, हिंदी अब हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाने के लिए कुछ राजनीतिज्ञों ने वकालत की थी, लेकिन नहीं हो पाया है। महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण आम जनता में देते समय हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करते थे। असल में बोला जाए तो हम सभी लोग हिंदुस्तानी का ही प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर कठिन भाषाएं जो संस्कृत से आए हैं वो भी हम इस्तेमाल नहीं करते। भाषा उर्दू के हैं, अरबी फ़ारसी के कठिन शब्द हैं, वो भी हम प्रयोग नहीं करते। आम जनता जब बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो। व्यवहारिक रूप में हिंदुस्तानी भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें ना तो संस्कृत बहुल शब्दावली हो और ना ही फारसी के कठिन शब्द। आम जनता में बोली समझी जाने वाली ऐसी सरल हिंदी जिसमें उर्दू के चलते हुए शब्द भी बीच बीच में पिरोए गए हों, हिंदुस्तानी भाषा कहा जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे हिंदुस्तानी क्या है। उर्दू और हिंदी का मिश्रण है, लेकिन इसमें हिंदी का संस्कृत का कठिन शब्द भी नहीं है और उर्दू का भी कठिन शब्द नहीं है। जो आम भाषा आपस में बोली जाती है, आम जनता आपस में बोली जाती है, उस भाषा को हिंदुस्तानी कहा जा सकता है। इसका भी जो मूल रूप है वो खड़ी बोली से ही होता है। हिंदुस्तानी नाम अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया है। जो भी किस्से, गज़लें, कहानियाँ, शायरी साधारण जनता के लिए लिखा गया वो हिंदुस्तानी ज़बान में ही था। है रेखता। रेखता का शाब्दिक अर्थ है गिरी हुई। जैसे संस्कृत भाषा को सरल करके प्राकृत भाषा बनी, जिसका प्रयोग संस्कृत नाटकों में अशिक्षित पात्रों द्वारा होता है, उसी प्रकार फारसी भाषा को शब्दों को सरल करके बोलचाल की जो भाषा बनी है उसे रेखता कहा जा सकता है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि संस्कृत भाषा का जो सरल रूप है वही प्राकृत है। मतलब जो संस्कृत के कठिन शब्दों को छोड़कर जो बोलचाल की भाषा है उसे प्राकृत कहते हैं। उसी तरह फारसी भाषा के शब्दों को सरल करके बोलचाल की जो भाषा बनी है उसे रेखता कहते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने रेखता भाषा को उर्दू की एक शैली माना है। जब दिल्ली आगरा की दरबार भाषा फारसी थी, तब दक्षिण के मुसलमानी दरबारों में उर्दू का प्रयोग होने लगा था। इसी उर्दू में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करके वाक्य रचना होने लगी। बाद में शायरों के द्वारा इसका प्रयोग कविता में किया जाने लगा। यही भाषा को रेखता कहते हैं। गालिब के एक शेर है जिसमें उन्होंने स्वयं को और मीर को रेखता का उस्ताद बताया है। अब्दुल कादर नामक विद्वान ने रेखता का अर्थ फारसी मिश्रित हिंदी के रूप में किया है। स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होने पर इसी रेखता को रेखती भी कहा जाता है। ये एक नई शैली है जो स्त्रियों द्वारा जब रेखता भाषा प्रयोग होते हैं तो उसे रेखती कहा जाता है। यही है आज का टॉपिक, हमने पूरा पढ़ लिया है। हिंदी
के विविध रूप। अगले क्लास में हम हिंदी के स्वीनिम रचना के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग अगर नेट पास करना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।